देखिए लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। दो तरीके से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की जाती है। एक जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, और दूसरा जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मली आपने 11th-12th में अकाउंटिंग करते समय सीखा, तो अकाउंटिंग किस तरीके की होती है। हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं फिक्स एसेट प्लांट मशीनरी टू बैंक, ये एसेट हमने खरीदा। डेप्रिसिएट करने के लिए हम डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन को, और प्लांट मशीनरी मतलब फिक्स एसेट के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और फिर उस डेप्रिसिएशन को हम P&L में चार्ज कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, एसेट की वैल्यू जो आपने खरीदा था, जो भी आप एसेट एक्वायर करके लाए थे, जैसे सपोज ये प्लांट मशीनरी 10,000 का लाए और आपने उसको 1,000 से डेप्रिसिएट कर दिया, तो प्लांट मशीनरी केवल 9,000 बचा। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट्स को रेड्यूस कर देते हैं, तो एसेट जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो रेड्यूस वैल्यू पे WDV पे दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, तो फिर उस केस में अकाउंटिंग एक बार देखना किस तरीके की होगी। प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक हमने एसेट खरीद लिया, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया लेकिन एसेट को क्रिएट नहीं किया, हमने एक अकाउंट खोल दिया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ये मैं समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। और फिर डेप्रिसिएशन को हम P&L में डालते हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट ख़त्म हो जाता है, लेकिन देखें ध्यान से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन रह जाता है, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जितने से हमने डेबिट करा था वो उतने से ही खुला रह जाता है। तो इस केस में क्या होता है, बैलेंस शीट में दो अकाउंट दिखने लगते हैं, एक फिक्स एसेट का जो कि कॉस्ट पर दिखाई देता है, और दूसरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, तो इस केस में जब आप पहला केस, जब आपको अकाउंट क्लोज करना है फिक्स एसेट का, तो आपको 9,000 से अकाउंट ओपन है, 9,000 से क्लोज करना है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टाइप का कोई अकाउंट ओपन ही नहीं है। लेकिन दूसरे केस में जबकि आप प्रोविज़न बनाते हैं और वो बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है अगर, तो आप समझ जाइएगा कि जो एसेट है वो कॉस्ट पर दिखाई दे रहा है और प्रोविज़न अलग से दिखाई दे रहा है। तो आपको जब ये एसेट को डिस्पोज ऑफ करना हो, बेचना हो, आपको एसेट के अकाउंट को कॉस्ट से ख़त्म करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को अलग से ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे सेकेंड ईयर में अकाउंटिंग क्या होगी, फिर से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है वो बढ़ता जाएगा और एसेट अभी भी कॉस्ट पर दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था। अब हम कर रहे हैं इस मेथड की प्रैक्टिस, सेकेंड मेथड की। जो अभी तक आपको एग्जाम्पल कराए गए हैं वो फर्स्ट मेथड के हैं, जहाँ हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था। देखिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं अभी उन सिचुएशन में जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है। कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं इसके संबंध में। पहला, जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तब फिक्स एसेट को किस कीमत पे दिखाया जाता है, कॉस्ट पर दिखाया जाता है, और जो डेप्रिसिएशन है उस एसेट का वो ईयर बाय ईयर एक्यूमुलेट होता जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से भी दिख सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से भी दिख सकता है, और ICAI ने कुछ क्वेश्चन में इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व नाम से भी शो कर रखा है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व। आगे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी एसेट को बेचते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो आप उसको बेचते हैं या फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब ये हो गया कि आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे, निकाल रहे हैं। तो कैसे भी अगर वो एसेट जाता है तो उसका अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा, और चूंकि एसेट कॉस्ट पर दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसको कॉस्ट पे, उस अकाउंट को कॉस्ट से कम करेंगे, और ऐसा करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। जब भी हम एसेट को बेचेंगे उन केसेस में जहां बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, तो हम एसेट अकाउंट खोलेंगे और उसको कॉस्ट से निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में दिखा देंगे। कैसे होगा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताने वाला हूँ।
और जो एसेट हमने बेचा है उस एसेट के ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, चूँकि अब एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी क्यों रहेगा, वो डेप्रिसिएशन भी हमें हटाकर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। देखें एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आएगी। मैंने छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये पहला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। इस केस में ईयर है 16, 17, 17, 18। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का था, 6 लाख का अभी भी है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो 2 लाख का था वो 2,30,000 है। और नेट ब्लॉक 4 लाख और 370 है। नेट ब्लॉक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में लिखा है नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्वेश्चन को बहुत फॉर्मल नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ नहीं की ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। अब देखें, इसमें ना तो एसेट सेल किया गया है ना परचेज किया गया है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले अकाउंट बना लें, रिलेवेंट अकाउंट्स, उनकी इन्फॉर्मेशन पुट कर लें जो आपको गिवन है, और फिर आप एनालिसिस करना शुरू करें कि क्या इससे निकाला जा सकता है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। 2 अकाउंट खोल लेता हूँ मैं। एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और यह है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम डिस्पोजल अकाउंट तभी बनाएंगे जब किसी एसेट को बेचा जाए। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आप इन्फॉर्मेशन पुट कर लें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 6 लाख रुपए का। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, 6 लाख रुपए। अभी आप एनालिसिस करना शुरू ना करें, इन्फॉर्मेशन पहले सारी पुट कर लें। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट साइड से शुरू होगा, तो आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 2 लाख रुपए। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2,30,000 रुपये। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नेट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। क्या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कोई भी चेंज आया? 6 लाख था, 6 लाख है। अगर 6 लाख था और बाद में 7 लाख हो जाता तो हम समझते कि कुछ खरीदा गया होगा, टू बैंक लिखते हम, खरीदा गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही कोई सेल है, क्योंकि 6 लाख से अगर 5 लाख हो जाता तो हम मान लेते कि बेचा है, और बेचा होता तो बाई डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते उस एसेट को एट कॉस्ट। ये ध्यान रखना, कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर देते। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ना खरीदा है ना बेचा है, तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन 2 लाख था, 2,30 हो गया, तो कैसे डेप्रिसिएशन बढ़ा है, यानी कि हमने 30,000 का डेप्रिसिएशन इस बार एसेट पे लगाया होगा। तो बाई डेप्रिसिएशन, देखो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो 30,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, अकाउंट क्लोज हो गए। तो ना तो एसेट खरीदा गया है ना ही एसेट बेचा गया है, इसलिए कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। लेकिन 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा है जो P&L में माइनस हो चुका होगा। और जब हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो हमने नेट प्रॉफिट लिया होगा। अब हम उस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो इस डेप्रिसिएशन से हम उसको एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस हो चुका होगा, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। ओके।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4, इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको 1819 1920 की। हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी था 8 लाख का और अभी है 9 लाख, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,20,000 था जो कि अब 3,50,000 हो गया है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1 लाख रुपए का है। ठीक है, और वन प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 48,000। 3 लाख रुपए की मशीन को 48,000 रुपये के लॉस पर बेचा गया। ठीक है, तो हम अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। इसमें देखें सेल भी है तो हम 3 अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, प्लांट मशीनरी का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का और डिस्पोजल अकाउंट। ओके, तो ये पहला प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, ठीक है। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 8 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, बाई बैलेंस कैरीड डाउन 9 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस था 3,20,000 का, और टू बैलेंस कैरीड डाउन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3,50,000 का है। डिस्पोजल अकाउंट हमें अभी क्रिएट करना है, तो हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी। 8 लाख का ओपनिंग, 9 लाख का क्लोजिंग, 3,20 का ओपनिंग, 3,50 का क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 1 लाख, डेप्रिसिएशन 1 लाख था, तो बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है कि वन प्लांट कॉस्टिंग, प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 48,000। एक प्लांट मशीनरी जिसकी कॉस्ट 3 लाख है, तो प्लांट मशीनरी अकाउंट से कॉस्ट पे हम निकालेंगे उसको बाई डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट कितना, 3 लाख रुपए, और ये डिस्पोजल में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से, 3 लाख रुपए। ये हमेशा किस पे आएगा, एट कॉस्ट। ओके, अब देखें आगे इन्फॉर्मेशन है कि 3 लाख की कॉस्ट वाले एसेट को 48,000 48,000 के लॉस पर बेचा गया। ठीक है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो 8 लाख का था उसमें से 3 लाख की कॉस्ट का एसेट बिक गया, तो 5 लाख का बचना चाहिए था, लेकिन 9 लाख का बचा है। ठीक है, 8 लाख में से 3 लाख की कॉस्ट अगर बिक जाए तो 5 लाख का बचना चाहिए था, लेकिन ये तो 9 लाख का बचा हुआ है, तो 4 लाख खरीदा गया होगा। तो आ जाएगा टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर में आया। ठीक है, कितना, 4 लाख रुपए, और ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो, पैसे गए होंगे। दूसरा जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको चेक कर लेते हैं। ओपनिंग में 3,20,000 का प्रोविजन था, 1 लाख का प्रोविजन और बना, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए था 4,20,000, लेकिन ये बचा है केवल 350। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 70,000 का डेप्रिसिएशन गायब है। डेप्रिसिएशन तभी गायब होता है जब ऐसा कोई एसेट सोल्ड कर दिया जाए, तो ये हम लिख देंगे टू डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि जो एसेट बेचा गया होगा यह आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो एसेट बेचा गया होगा उस पर 70,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहा होगा। ठीक है, ओके।
तो अल्टीमेटली 3 लाख रुपए की कॉस्ट का एसेट जिसपे 17,000 का प्रोविजन था, मतलब कितना बचा, 2,30,000 की WDV के एसेट को बेचा गया 48,000 के लॉस पे। तो आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल 48,000, और आप देख लें कितने में बेचा गया होगा, बाय बैंक। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट बचा 3 लाख की कॉस्ट थी, 17,000 का डेप्रिसिएशन हो गया था, 2,30,000। 2,30,000 के एसेट को 48,000 48,000 के लॉस पर बेचा गया। तो कितने की सेल हुई होगी, 2,72,000 82,000 शायद। एक बार कैलकुलेट कर लें, 3,70,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, 2,30,000 और 48,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो 282,000 आ गया। इतना बैंक। अब क्या करेंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा देख लें। जो 2,82,000 आया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो ये 282 आया ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो, तो इन्वेस्टिंग में प्लस कर देंगे। जो लॉस ऑन सेल है ये P&L में माइनस हो चुका होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट मेथड में। ओके, जो डेप्रिसिएशन है इसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, और जो 4 लाख रुपए गए इसको हम इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में ये? ओके, ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के संबंध में। अब हम शुरू करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है।
ये एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी और 16-17, 17-18 की इन्फॉर्मेशन है। 12% डिवेंचर हमारे 5 लाख के थे, 8 लाख हो गए। प्राइमा फेसी हमें समझ में आता है कि 3 लाख के इशू हो गए होंगे फेस वैल्यू के। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पहले कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था, 10,000 है, मतलब जितना भी इस बार का एक्सपेंस रहा होगा उसमें से 10,000 हमने कम चुकाया होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने में डिस्काउंट है जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 27,000। जो बैलेंस शीट में दिखाई देने का मतलब है कि इतना डिस्काउंट ऐसा है जो P&L में डाल के राइट ऑफ नहीं किया गया। आगे इन्फॉर्मेशन है, न्यू डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। नए डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पर इशू किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवेंचर इशू हैं, हम देख रहे हैं कि 3 लाख की नॉमिनल वैल्यू के इशू हुए हैं, तो वो 30,000 रुपये के डिस्काउंट पर इशू हुए होंगे। ठीक है, और लाइफ ऑफ डिवेंचर विल बी 10 ईयर, 10 साल की लाइफ है। इसका कैश फ्लो से संबंध नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरीली क्या होता है, 10 साल की लाइफ है तो हम जो डिस्काउंट है उसको 10 साल में थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब 3,000 करके 10 सालों में। तब देखें इसमें क्या हमें डिस्कस करना है। 5 लाख के डिवेंचर थे, 8 लाख के हो गए, 10,000 का ब्याज बकाया है, 27,000 का डिस्काउंट बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, जबकि टोटल डिस्काउंट था 30,000 का, मतलब 3,000 राइट ऑफ हुआ होगा। और जो राइट ऑफ हुआ होगा वो कहाँ से राइट ऑफ हुआ होगा, वो P&L से राइट ऑफ हुआ होगा, नॉर्मल सी बात। ठीक है, देखें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझें इसको। प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके कितना आया, 3 लाख की फेस वैल्यू, 30,000 डिस्काउंट हुआ, 270 आया। बस यही कैश फ्लो हुआ है डिवेंचर के इशू होने पर। डिस्काउंट आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है। डिस्काउंट ऐसा है कि 3 लाख आने चाहिए थे, 30,000 के डिस्काउंट की वजह से केवल 270 आए, तो बस 270 आए, इसका आप इनफ्लो दिखा दो, बाकी बात खत्म है। ऐसा तो शो नहीं करना ना हमें कि 270 का इनफ्लो है और 30,000 का आउटफ्लो, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो 270 का इनफ्लो हुआ है, बात खत्म। डिस्काउंट कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो P&L से राइट ऑफ हो जाता है, अगर आप समझते हैं। तो टोटल डिस्काउंट, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर था 30,000। अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट शोन इन बैलेंस शीट 27,000। तो कितना डिस्काउंट राइट ऑफ हो गया होगा P&L से, 3,000। तो इसका क्या करें, इसको हम P&L में ऐड कर दें, क्योंकि एक तो कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, केवल राइट ऑफ हुआ है, दूसरा इसका ऑपरेटिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और ये 270 को फाइनेंसिंग में प्लस कर दें। अब हम देखते हैं तीसरा आखिरी पॉइंट, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, 5 लाख के डिवेंचर हमारे पास पहले थे, 12% की रेट से 60,000 का ब्याज होता है। 3 लाख के डिवेंचर हमने और इशू करे, और क्वेश्चन ने डेट मेंशन की है, जिससे हमें पता चला कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इशू करेंगे। तो 36,000 का ब्याज और होता है, 96,000 का ब्याज का एक्सपेंस है, जो कि एक्रूअल बेसिस पे P&L में गया होगा। लेकिन क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट वो 10,000 है, इसका मतलब पेमेंट केवल 86 का हुआ होगा। तो जो पेमेंट है वो आएगा फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, और जो P&L से हट गया होगा उसको हम P&L में वापस से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में प्लस कर देंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आते हैं वो चीज़ें जिनका संबंध वर्किंग कैपिटल से है, ऑपरेटिंग से, जैसे क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो जाए, रेंट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो जाए, डेटर्स का पेमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा आपको। ओके।